मैं स्मिता महेश्वरी। आज का टॉपिक है संज्ञा। स्मिता महेश्वरी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। संज्ञा, जैसा कि हमें बचपन से ही इसकी परिभाषा सभी को पता होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय इत्यादि। अब मैंने इनको 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। व्यक्तियों के नाम जैसे महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राम, श्याम, सीता, गीता, गाय, बकरी, मच्छर, प्राणी के नाम में इत्यादि। वस्तुओं के नाम कमल, मेज, किताब, अलमारी, जो भी वस्तु होती है, एसी, टेलीविजन, फ्रिज, कूलर इत्यादि, कोई भी वस्तु, दरवाजा, अलमारी, बेड, सब कुछ वस्तुओं के नाम के अंतर्गत आते हैं। स्थान के नाम, दुनिया में जितने भी स्थान हैं वो सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली, हरिद्वार, भोपाल, शिमला, बनारस, हिमालय, गंगा आदि। भावों के नाम प्रेम, घृणा, क्रोध, लड़ाई, बुराई, बुढ़ापा, शांति, ऊंचाई, लंबाई, सौंदर्य, ये सब भावों के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के भेद, मूलतः संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो और भेद होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 भेद होते हैं, उसमें से अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति विशेष, इसको हम कह सकते हैं विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध करवाता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, श्याम एक व्यक्ति का नाम है। विशेष स्थान दिल्ली, किसी स्थान का नाम लिया है तो वो दिल्ली, वो किसके अंतर्गत आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। मुंबई, वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसका और मैं जातिवाचक संज्ञा में मैं आपको बताऊंगी कि अंतर क्या है आगे की स्लाइड में। जैसे जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि। जातिवाचक संज्ञा, अब मैं जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझाती हूँ कि किस तरह से ये अलग है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर आप बोलोगे श्याम, श्याम अच्छा लड़का है, तो जो श्याम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर बोल दोगे लड़का, तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही अगर आप गंगा नदी का नाम लोगे तो वो व्यक्ति, स्पेसिफिक चीज का नाम ले रहे हो तो वो आएगा व्यक्तिवाचक के संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन अगर नदियों का नाम लोगे तो नदियों में तो सारी नदियां आ जाएंगी, तो वो सारी नदियां जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इसी तरह से पर्वत, अगर आप स्पेसिफिक लाइक हिमालय पर्वत का नाम ले रहे हो तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और अगर आप जैसे पर्वतों की बात कर रहे हो, पर्वतों की बात करेंगे तो हम संपूर्ण पर्वत आ जाएंगे, तो वो काय में आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे जानवरों की बात करेंगे हम, जैसे हम समस्त जानवरों की बात करते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसी तरह जैसे हमने बालक बोला तो बालक आएगा जातिवाचक संज्ञान में। बच्चा बोला तो बच्चा, कौन सा बच्चा? बच्चे, बच्चे बोले तो बच्चे सारे बच्चे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगर हम किसी स्पेसिफिक, जैसे राम मेरा बच्चा है, तो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ये कहने का तात्पर्य है, अगर आप किसी स्पेसिफिक नदी का, किसी स्पेसिफिक विशेष व्यक्ति का, विशेष नदी का, विशेष पर्वत का, विशेष पहाड़ का नाम लेते हैं तो वो सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें विशेष व्यक्ति का, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे जानवर में संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, लड़के में संपूर्ण लड़कों का बोध हो रहा है, लड़की में संपूर्ण लड़की का बोध हो रहा है, नदी में संपूर्ण नदियों का बोध हो रहा है, पर्वतों में संपूर्ण पर्वतों का बोध हो रहा है। यही अंतर है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। ये होते हैं जिसको हम गणना नहीं कर सकते, अगणनीय होती है। द्रव्य, कभी भी हम उसको द्रव्य को गिन नहीं सकते तथा प्राय नापतोल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये भी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये एक वचन होते हैं और ये अगणनीय होते हैं, इनकी गणना नहीं कर सकते। समूहवाचक संज्ञा, ये गणनीय होते हैं। समूहवाचक संज्ञा गणनीय हो सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनका भी प्रयोग एक वचन में किया जाता है।
अब है एक व्यक्ति के गुण दोषों की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुण दोषों से की जाती है तो वहां पर भी जो जातिवाचक संज्ञा होता है। ये आप नोट करना, जब भी हम किसी के गुण दोषों की तुलना दूसरे के गुण दोषों से करते हैं, तो या एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुण दोषों से करते हैं तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा होता है। ये आप जरूर याद रखना ये बात। जातिवाचक संज्ञा के भेद। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, जिस संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं भोजन सामग्री है, चावल ये शायद वर्तनी सुधार, इसमें आ की मात्रा लगेगी, घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, ये सब जातिवाचक संज्ञा के भेद द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे तांबा, तांबा धातु है तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सामग्री, भोजन सामग्री, गेहूं चावल सामग्री है तो ये सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। ऊन वस्त्र बनाने की सामग्री है, ये जो भी सामग्री होती है जैसे भोजन की, वस्त्र बनाने की, ये सभी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगी। एक धातु, धातु भी सोना चांदी भी धातु होते हैं, तांबा भी धातु होती है, तो ये भी सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह का, समाज का बोध हो, वह समूहवाचक समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सेना, सेना के कई सैनिक होते हैं तो सेना अगर बोलेंगे तो पूरे सैनिक आ जाएंगे, उनका पूरा समूह की बात होगी। जैसे सेना की एक टुकड़ी भी बोलते हैं तो समूह की बात होती है, टुकड़ी की बात होती है, सेना की टुकड़ी। पुलिस, पुलिस की बात करते तो हर देश, हर राज्य, हर अपनी पुलिस होती है, इसका बहुत बड़े रूप में इंगित किया जाता है। पुलिस भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसमें समूह में इसकी बात की जाती है। पुस्तकालय, पुस्तकालयों में पुस्तकों का एक बहुत बड़ा विशाल समूह होता है, बड़ा समूह होता है, इसलिए इसे भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा है। दल, इसे भी समूहवाचक, जैसे एक से अधिक व्यक्ति से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा हुआ है। समिति, समिति में भी एक से अधिक लोग होते हैं। कक्षा, कक्षा में भी एक से अधिक लोग होते हैं। इन्हें सभी को समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जहाँ पे समूह, जहाँ पे एक से अधिक लोग हों उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक से अधिक लोग प्लस एक से अधिक चीजें, जो भी हो वो एक से अधिक हो और समूह में हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। अब है अगला भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है, और हमेशा ये याद रखना भाववाचक संज्ञा में बुढ़ापा दिखाई नहीं देते हैं, महसूस किया जाता है। मिठास दिखाई नहीं देती है, महसूस की जाती है। क्रोध महसूस होता है, भाव प्रदर्शित होता है। क्रोध होता है तो आदमी का क्रोध का भाव प्रदर्शित होता है। हर्ष होता है तो उसके मन पे अलग ही खुशी का भाव प्रदर्शित हो जाता है। बालपन, बाल में बालक का गुण, बालपन क्या होता है, बालक का गुण होता है। इसमें बालपन हम बोल देते हैं तो बच्चा है, इसमें बालपन है तो ये क्या है, ये एक दशा है, अवस्था है। ये अवस्था, गुण, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, भाव संज्ञा के अंतर, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते थे। दोष, धर्म, दशा, दशा क्या है, क्रोध, हर्ष क्या है, दशा है। बुढ़ापा में, बुढ़ापा क्या है, अवस्था है। मिठास क्या है, गुण है, गुण होता है मिठास। बालपन, बालपन भी एक गुण होता है, एक दशा होती है, एक अवस्था होती है। मोटापा एक अवस्था है और ये मोटापे की ओर इंगित करता है। और भाववाचक संज्ञा में भाव प्रदर्शित होता है, उससे हम समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक शब्दों का निर्माण कैसे होता है, इस संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये चार चीजों से भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है, जिसमें संज्ञा, संज्ञा पता है किसी व्यक्ति, स्थान, जाति तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वो शब्द कौन से होते हैं, मैं, मेरा, अपन, ये सब, वह, यह, ये सब सर्वनाम है। विशेषण किसी वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अवयव, अवयव वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, उन्हें हम अवयव कहते हैं। अब भाववाचक शब्दों का निर्माण, संज्ञा से भाववाचक शब्दों का निर्माण। पुरुष, इसमें प्रत्यय लग गया, पुरुष, पुरुष तत्व हो गया। नारी में लग गया, नारित्व हो गया। प्रत्यय लगने से जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में
प्रत्यय जोड़ने पर जो संज्ञा बनते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको प्रत्यय जब पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जब प्रत्यय जुड़ता है तो वो क्या होता है, तद्धित प्रत्यय होता है, और जब क्रिया में प्रत्यय जुड़ता है तो वो कृत प्रत्यय होता है। यही अंतर होता है और ये इसमें आ भी गया। अब जैसे पुरुष पुरुषत्व, नारी नारीत्व, इसमें प्रत्यय लगा, बालक बालत्व, मित्र मित्रता, दास दासत्व, क्षत्रिय क्षत्रित्व। देखिए क्षत्रित्व महसूस होता है, नारीत्व महसूस होता है, पुरुषत्व महसूस होता है। संज्ञा सर्वनाम ये हमेशा याद रखना, ये सबसे जरूरी लाइन है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ने पर जो संज्ञा बनते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम से भाववाचक शब्दों का निर्माण, आप देखो सर्वनाम से कैसे होता है, जैसे अपना अपनत्व, निज निजित्व, सर्व सर्वत्व, पराया परायापन, अहम अहंकार, स्व स्वत्व, मम ममत्व। ये संज्ञा से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा हम किस तरह से बनाते हैं, प्रत्यय लगा के, ये बताया हुआ है। विशेषण से भाववाचक शब्दों को बनाना, विशेषण क्या है, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपको विशेषण बता दूं, खीरा मीठा है तो जो मीठा है वो विशेषण है और खीरा जो है वो विशेष है। अब है सुंदर सुंदरता, वीर वीरता, मीठा मिठास, निर्बल निर्बलता, मधुर मधुरता, प्रवीण प्रवीणता, सफल, इन सब में प्रत्यय लगा और इनमें विशेषण से भाववाचक शब्दों में परिवर्तन हो गया। ऐसे शब्द जो आपको दिखाई ना दे, केवल महसूस है, वो हमेशा भाववाचक संज्ञा होते हैं। ये ट्रिक है पहचानने की कि हमें सुंदरता, दुर्बलता, ये सब महसूस होते हैं हमें। ऐसे शब्द जो आपको दिखाई ना दे, केवल जैसे मोटापा, ये हमें दिखाई नहीं देता, बालत्व महसूस होता है, तो ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ट्रिक के द्वारा हम इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं। अवयव, मैंने अवयव के बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे खेलना, खेल, सॉरी, ये खेल खेलना, निकट निकटता, थकान थकावट, हंसी हंसना, लेख लिखना, उतरना उतराई, मेल मिलान, कमाना कमाई, ये सब भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं अवयव। संज्ञा की पहचान, संज्ञा की पहचान प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय और अगणनीय। वह शब्द, प्राणीवाचक संज्ञा, संज्ञा की पहचान हम, वह शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, रमेश, चिड़िया, गाय, बेल, इन सब में प्राण होते हैं, जिसको हम प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जिनमें जान है, जो सजीव है, उनको हम प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो निर्जीव है वो अप्राणीवाचक, जैसे मेज, सोफा, टीवी, जो भी वस्तुएं हैं, मकान, घर, पर्वत, ये सब क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा है, जो सजीव नहीं होते, जो निर्जीव होते हैं। अब अगली स्लाइड में देखते हैं। गणनीय संज्ञा, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, जिनकी गणना कर सकते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं, भवन, गाय, केले, इन सबको काउंट कर सकते हैं ना हम। जिनको काउंट कर सकते हैं, जिनकी गणना कर सकते हैं, वो गणनीय, जिनकी गणना नहीं कर सकते वो अगणनीय। अब जिनकी गणना नहीं कर सकते, जैसे दूध की आप गणना कर सकते हो, ये ऐसे दूध को तो लीटर के अनुसार नापते हैं, लेकिन उसकी गणना नहीं कर सकते। पानी की गणना नहीं कर सकते, हवा की गणना नहीं कर सकते, मित्रता की गणना नहीं कर सकते हैं, मातृत्व की गणना नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जाती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह शब्द अगणनीय संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दूध, पानी, हवा इत्यादि। स्मिता महेश्वरी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस, चैप्टर नंबर 7 संज्ञा अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपकी और मैं आपकी हिंदी की विषय की समस्या को हल करने का एक सार्थक प्रयास कर रही हूँ। आप अपनी समस्याओं को कमेंट द्वारा मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।